और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुलों का अध्ययन, है ना। और कुलों का अध्ययन अभी हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और उसमें हम देख रहे हैं खंड सा। और खंड सा में हमने पिछली क्लास में देखे अध्याय 11 पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने बहुत सारे अंतर देखे, श्वसन, फिर इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण, बिंदु श्रावण, और इनमें बहुत सारे अंतर हमने देखे। और ये अंतर ही संभवतः बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 12, और अध्याय 12 में देखेंगे कुलों का अध्ययन। और कुलों के अध्ययन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें 4 कुल रहेंगे, लेगमनेसी कुल रहेगा, ग्रैमनी कुल रहेगा, और कुर्सीफेरी कुल रहेगा, और एक और मालवेसी कुल आएगा। इन्हीं कुलों का हम देखेंगे आर्थिक महत्व क्या है, और उनके कुछ पौधों का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे रूटीन में होता है कि हम पहले प्रश्न चेक करते हैं कि कौन सा प्रश्न कब आया था और अब कौन सा आ सकता है। तो हमारा हम देखते हैं पहला प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न में हम देखते हैं। सबसे पहले सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अति लघुत्तरी में हमारे सामने पहला प्रश्न था गेहूं एवं भिंडी के वनस्पतिक नाम, ट्रिटिका मेस्टिवम और हिबिस्कस एस्कुलेंटस। तो भिंडी का नाम आपने हिबिस्कस एस्कुलेंटस नहीं भी पढ़ा होगा, एक दूसरा पढ़ा होगा एबोएलमॉस्कस एस्कुलेंटस, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या आया था, सरसों एवं मकोए के पुष्प सूत्र लिखिए। और ये सरसों और मकोए जो है, सरसों जो है कुर्सीफेरी कुल का है। किस कुल का है? कुर्सीफेरी कुल का है। फिर 2020 का क्या प्रश्न था, ग्रैमनी कुल की पहचान के कोई 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। और ग्रैमनी कुल का दूसरा नाम है पोएसी। ग्रैमनी कुल को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रैमनी कुल में समस्त अनाज वाली फसलें आती है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, धान है, ये सारी ग्रैमनी कुल में आती है। तो उन्हीं का विशिष्ट लक्षण यहाँ पर पूछा गया है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आया था, ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व बताना है। आर्थिक महत्व का मतलब यह है कि ग्रैमनी कुल में जो फसलें आती हैं उनका उपयोग क्या है, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, उसको आपको लिख के बताना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न था हमारा, मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व किन्हीं 2 बिंदुओं में लिखिए। मालवेसी कुल में ज्यादातर जो है व्यापारिक हम तौर देखें या हम अपने सब्जेक्ट से यदि रिलेशन देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल हो जाती है कपास की। कपास के बाद फिर सब्जी वाली फसल में आती है भिंडी, और फिर यदि फूल वाली हम फसल देखें तो गुड़हल आता है। ये तीनों का आर्थिक महत्व की बात यहाँ पर हुई है। तो फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के कोई 3 पौधों के साधारण नाम लिखिए और उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो सोलेनेसी कुल में ज्यादातर सब्जी वाली फसलें आती है, जैसे आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सारी सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं। और इनका एक तरफ साधारण नाम लिखना है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो यहाँ पर यह पूछा गया था, 2015 में प्रश्न आया, 17 में आया और 20 में आया। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा आने वाला ये प्रश्न है, कुर्सीफेरी कुल के कोई 5 या 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। 10 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 19, 20 और 23 में। मतलब 2 साल गैप हुआ इसका, इस साल ये पक्का आएगा। 26 में ये फिर से आने वाला प्रश्न है, इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। और कुर्सीफेरी कुल में ज्यादातर आएगी मूली आएगी, मूली के बाद सरसों आएगी, सरसों के बाद जो गोभी वर्गीय होती ना सब्जी, गोभी वर्गीय, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये जो सब्जियां वो सब कुर्सीफेरी कुल में आती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है 17 का कुर्सीफेरी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। ये ऊपर दिया प्रश्न, ये वही वाला आया है, 2 बार ये पूछा गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व किन्हीं 3 बिंदुओं पर लिखिए। सोलेनेसी कुल में ज्यादातर सब्जियां आती है, इसकी चर्चा हम अभी पीछे कुछ समय पहले ही किए हैं, तो उसका नाम भी मैंने आपको बताया। तो सब्जियों का क्या उपयोग होता है सोलेनेसी कुल में, जैसे आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, इनका क्या उपयोग है ये बताना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न जो है, देखो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला प्रश्न है, मालवेसी कुल में आने वाली किन्हीं 2 या 3 पौधों के साधारण एवं वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मालवेसी कुल में आप ध्यान रखिए, उनका समान नाम तो पता ही होना चाहिए। पहला है कपास, और दूसरा आप भिंडी समझ लीजिए, और तीसरा आपका ये गुड़हल है। और तीनों को आप बड़े अच्छे से जानते हो, इनका वैज्ञानिक नाम भी हम बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। अब इसके बाद में
यहाँ पर कुछ पुष्प सूत्र दिए हुए हैं और उनकी संरचना दी है। कुर्सी फेरी कुल के बारे में पूछा गया है। देखो पुष्प यहाँ पर सरसों का दिया हुआ है और ये ऊपर इसके सामने पुष्प सूत्र लिखा हुआ है और ये मालवेसी कुल का है। ये पूरी जानकारी हमने अभी ले लिए। बहुत सारे प्रश्न आए इस अध्याय से। इस अध्याय से हमेशा जो है आपको 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा। कितने नंबर का? 4 नंबर। तो हमें इस अध्याय को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए एक एक प्रश्न हम समझ लेते हैं कि कौन से प्रश्न की हमने क्या चर्चा की है अभी। तो हम अध्याय स्टार्ट करते हैं। लीजिए, तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न था कि गेहूं एवं भिंडी के वनस्पतिक नाम लिखिए। गेहूं एवं भिंडी के वनस्पतिक नाम लिखिए। तो जनरली गेहूं को सभी को पता होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली है कौन सी? ग्रैमनी। और गुणसूत्र की संख्या होती है 42। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42। फिर इसके बाद में हमसे भिंडी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर भिंडी के बारे में वैज्ञानिक नाम तो दिया है हिबिस्कस एस्कुलेंटम या एस्कुलेंटस दिया है यहाँ पर। इसका दूसरा नाम और होता है जो बहुत चलता है, वो क्या है? एबोलमोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, वो नाम चलता है। लेकिन यहाँ पर ये नाम दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। और एक किस कुल का है? मालवेसी कुल का है। किस कुल का है? मालवेसी कुल का है। और ये सब्जी वाली फसल है कि नहीं? और इसे लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में सरसों एवं मकोई के पुष्प सूत्र लिखिए। जो हमें नीचे मिलेंगे उसको हम वहां कवर करेंगे। फिर इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या दिया है? ग्रैमनी कुल की पहचान बताना है। क्या बताना है? ग्रैमनी कुल की पहचान। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपको बिल्कुल यही ही याद हो जाएगी, सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको केवल यहाँ फोकस करना है। तो देखिए, ग्रैमनी कुल की पहचान के कोई 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। तो पहली पहचान तो ये होती है, ग्रैमनी कुल में आने वाले जो पौधे होते हैं या फसलें होती है वो द्विलिंगी होती है। कैसी होती है? द्विलिंगी होती है। अब जब वो द्विलिंगी होती है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ग्रैमनी कुल की जो फसलें में स्वयं परागण की क्रिया होती है। क्या होती है? स्वयं परागण की क्रिया होती है। फिर इसके बाद में तीसरा आप लिख सकते हो, ग्रैमनी कुल की या ग्रैमनी कुल में आने वाले सदस्यों का उपयोग खाद्य पदार्थ में होता है, जैसे बहुत सारी फसलें आती है। तो ये यहाँ पर यही सारी चीज दी हुई। देखो, सबसे पहले तो 1 वर्षीय पौधे होते हैं और दूसरा क्या होता है? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। पहली पहचान ये है। मैंने जो पहचान बताया है वो भी सही है, आप वो भी लिख सकते हो। आपको ये अच्छी पसंद आए तो आप ये भी लिख सकते हो। 1 वर्षीय मतलब जो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर सके, यानी 4 महीने। और द्विवर्षीय जिनको समय अवधि 8 महीने की लगती है लगभग। फिर इसके बाद में तना उदर्भ श्याम होता है, मतलब तना सीधा सीधा होता है, डंडी की तरह खड़ा रहता है, डंडी में पत्ती लगी रहती है। जैसे मक्का है, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब ग्रैमनी कुल के सदस्य है। तो इनका सीधा मक्का उधर रहता है ना, ऊपर डंठल सीधा खड़ा रहता है और पत्ती लगी रहती है, वो इसका मतलब है। सामान्यतः पुष्प द्विलिंगी, लेकिन कुछ पौधों एक लिंगी भी होते हैं। जैसे एक लिंगी पौधा क्या होता है? मक्का। मक्का एक लिंगी पौधा होता है। देखो, सबसे ऊपर जो रहता है जिसको हम छामर बोलते हैं वो नर रहता है, और जो नीचे रहता है वो रहता है क्या? मादा, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं। तो ऐसे जो है एक लिंगी इसमें आते हैं और द्विलिंगी भी इसमें आते हैं। पेरियंथ 2 से 3 छोटे मांसल सल्कों तथा लॉडिक्यूल्स एवं प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये सब मत याद रखिए, आप केवल ये 2 पॉइंट याद रखिए। और इसके बाद में क्या याद रखिए? ये पॉइंट यहां से बना लीजिए। प्राय पौधे 1 वर्षीय होते हैं या बहुवर्षीय होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। सामान्यतः पुष्प एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी भी होते हैं। 2 पॉइंट ये हो गया। फिर इसमें तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पेरियंथ, पेरियंथ कुछ नहीं है, पेरियंथ एक कोशिकाएं जो इन पौधों में पाई जाती है। इसके बाद में सल्कों अथवा लॉटिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये मत याद रखिए आप। तीसरा पॉइंट ये रखिए, खाद्य अनाजों के रूप में। क्या याद रखो? अनाजों के रूप में। अनाजों के रूप में बहुत सारी ग्रैमनी कुल की फसलें आती है। गेहूं आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है। ये सब किस रूप में आता है? अनाजों के रूप में। तो ऐसे 3 पॉइंट आप सुस्पष्ट लिखिए अच्छे से अच्छा। ये आपको यदि कठिन लगता है तो ये शब्द का उपयोग आप ना करें।
फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है, ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व बताना है। क्या बताना है? हालांकि ये ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व दिया ना, ग्रैमनी कुल का जो आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं हम, यही वाला यहाँ भी लिख सकते हैं, ग्रैमनी कुल की पहचान में भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ग्रैमनी कुल की पहचान के स्थान पर भी हम ये लिख सकते हैं ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व, तब भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो दो प्रश्न का आंसर आप एक ही याद रख सकते हो। क्या ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व समझते हैं। ग्रैमनी कुल का क्या समझते हैं? आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मतलब ये होता है इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग क्या है। तो देखो सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में क्या उपयोग है, खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में देखो गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि अनाज के दाने को आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पहचान ही है। एक प्रकार से जो पहले प्रश्न आया था ना, पहचान बताओ ग्रैमनी कुल की, पहचान भी ये है। आप ये भी लिखोगे तब भी ठीक होगा, दोनों प्रश्न का आंसर एक ही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन आप उसका आंसर भी यही लिखो तब भी ठीक होगा। अब देखो शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर मिलती जिससे, तो शर्करा में कौन आता है, गन्ने के रस से शक्कर या चीनी तथा गुड़ बनाया जाता है। तो ये दूसरा लाभ ये हुआ। तीसरा लाभ क्या है, बांस। बांस समझते ना, इसके तने से क्या बनाया जाता है, डलिया, सीढ़ियां, झोपड़ी आदि मकान की छत भी बनाई जाती है। रेसे, मूंज एक फसल है जिससे रेशा निकलता है, तो मूंज के रेशे से रस्सियां, चटाइयां तथा बास्केट आदि बनाए जाते हैं। और ये सब किसकी, हम किसमें लाभ देख रहे हैं, ग्रैमनी कुल के। किसके देख रहे हैं, ग्रैमनी कुल के। खस घास जो आती है ये भी ग्रैमनी कुल की है, तो इससे क्या बनता है, इत्र बनता है। क्या बनता है, इत्र बनता है। तो ये ग्रैमनी कुल आपको समझ में आया ना? यस सर। ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसके बाद में देखेंगे मालवेसी कुल। क्या देखेंगे, मालवेसी कुल। तो मालवेसी कुल में क्या पूछा है, मालवेसी कुल के बारे में क्या पूछा है, मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व किन्हीं 3 बिंदुओं में लिखिए। कितने बिंदु में लिखना है, 3 बिंदुओं में। तो पहला तो क्या है, पीछे बात नहीं हो रही, अबे क्यों मक्खी जैसे। तो मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व समझने वाले हम। तो देखो मालवेसी कुल में ज्यादातर जो है, यदि हम देखें हमारे यदि सब्जेक्ट में हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्व है कपास का। और कपास कैसी है, एक रेशे वाली फसल है, और कपास के रेशे से ही बहुत सारी चीजें बनती है ना, पूरे कपड़े कपास के रेशे से ही बनते हैं। फिर दूसरा क्या आएगा आपका, भिंडी आएगी जो सब्जी वाली एक अच्छी फसल है। फिर इसके बाद में तीसरा हम देखेंगे गुड़हल, है ना, फूल वाली फसल। और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी फसलें आती है, लेकिन 3 ये महत्वपूर्ण है किसमें, मालवेसी कुल में। किसमें, मालवेसी कुल। तो देखेंगे मालवेसी कुल में कि उनका आर्थिक महत्व क्या है। पहले तो देखो खाद्य पदार्थ के रूप में, किस रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में। तो खाद्य पदार्थ के रूप में भिंडी के फल, सेमल की पुष्प कलिकाएं सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। फिर दूसरा है रेशे। रेशे आपको पता होना चाहिए कि कपास से रेशे प्राप्त किए जाते हैं जिससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। सबसे ज्यादा कपड़ा जो है, सूती वस्त्र किससे बनते हैं, रेशे से ही बनते हैं। और वो रेशा किसका होता है, कपास का। औषधि के रूप में भी उपयोग होता है इनका। औषधि के रूप में क्या है, यूरिना रेपेंडा, यूरिना रेपेंडा की जड़ें तथा छाल से निकला हुआ रस हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के काम में आता है। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी होती है जिनको यदि हो जाए, होता तो उनको पानी से डर लगता है, मतलब पानी छूना पसंद नहीं करते, नहाना पसंद नहीं करते। जैसे कुत्तों को कैसी समस्या रहती है ना, अरे रहती नहीं, रेबीज का वायरस होता है नहीं, कुत्ता भी देखना आप पानी से बहुत डरता है। तो ऐसे ही जिसको ये बीमारी होती है वो पानी से बहुत दूर भागता है ना, संपर्क में आना नहीं पसंद करता। सजावटी पौधे के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में मालवेसी कुल का कैसे महत्व है, देखो गुड़हल तथा गुल खैरा
गुड़हल तथा गुलखैरा के पौधे वाटिका में लगाए जाते हैं। किस लिए? सजावट के लिए। किस लिए? सजावट के लिए। फिर दिया है रंग। रंग बनाने के लिए भी मालवेसी कुल के पौधों का उपयोग होता है। गुड़हल के पुष्पों से लाल रंग प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग जूते की पॉलिश बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? जूते की पॉलिश बनाने में गुड़हल के रंग का उपयोग होता है।